हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पार्टी प्रिंसिपल और सिद्धांतों साथ ही साथ अपने मैनिफेस्टो के अंतर्गत अपने सभी फंक्शंस को अंजाम देती है। यानी कि सभी कार्यों को करने की जो व्यवस्था होती है पार्टी प्रिंसिपल पर ही आधारित होती है और हर एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। यानी कि इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं जो नेशनल पार्टीज, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस पार्टीज को, यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कह सकते हैं नेशनल पार्टी और किस पॉलिटिकल पार्टी को एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर हम लोग करते हैं या स्टेट पार्टी कंसीडर करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि आज हमको बात करनी है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, वो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में वर्तमान एरा में एग्जिस्ट कर रही है, उनके बारे में। यानी कि इस विशेष करके इस चैप्टर में हमारे जो कंटेंट का जो सेंट्रल आइडिया रहेगा वो इन्हीं सभी पार्टीज के कुछ विशेष चीजें, पार्टी का जो फाउंडिंग ईयर है, पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स हैं, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, साथ ही साथ पार्टी के प्रमुख जो मैनिफेस्टो हैं, इन्हीं को हमको बेसिकली एक धागे में पिरो देना है। यानी कि अगर बात करें नेशनल पार्टीज में तो हम पढ़े थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहली बात तो इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। इसके बाद जो है अब पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा, ये उसके वोट मिलने की जो मेजोरिटी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे नेशनल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को तब कहते हैं जब वो लोकसभा में हुए चुनाव को, लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें 6% वोट को गेन करता है, साथ ही साथ या फिर 4 राज्यों की विधानसभा वाले इलेक्शन में 6% वोट को गेन करता है और साथ ही साथ 4 सीटें लोकसभा इलेक्शन में गेन करता है, देन वी कॉल इट एज कि ये जो पार्टी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया को लीड कर दी। अब ये पार्टी कंसीडर एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इसी के अंतर्गत आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम लोग जानने वाले हैं 6 पॉलिटिकल पार्टी, टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया है एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि जो हमारा सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, जिसको हम आप भी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो है जंतर मंतर जो कि दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पे हुए एक छोटे से मूवमेंट के माध्यम से। जैसे कि इस पार्टी की जो विशेषकर बातें शुरू होती है कि फॉर्म्ड होता है 26 नवंबर 2012 को संविधान दिवस पे, जिसमें देश में हो रहे भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर इस पार्टी ने आवाज उठाई थी और उसी के दरमियान ये पार्टी लाइव लाइट में आई थी। साथ ही साथ हमारे श्री परम आदरणीय श्री अन्ना हजारे भी इस पार्टी से रिलेटेड थे, पार्टी ना बोल करके इस पूरे मूवमेंट में लीड कर रहे थे, लेकिन बाद में पार्टी क्या समस्त जो घटनाएं थी वो आप जानते होंगे। सो फॉर्म्ड इन 26 नवंबर 2012। सो फॉलोइंग द 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट के दरमियान में इस पार्टी का जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है 2012 में 26 नवंबर को। एंड द पार्टी वाज फाउंडेड इन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस पार्टी का जो मतलब इसकी जो आइडियोलॉजी है, अकाउंटेबिलिटी है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता है, साथ ही साथ एक अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की फिलॉसफी पे पार्टी कार्य करती है। यानी इस पार्टी का जो कार्य करने की व्यवस्था, जो फिलॉसफी है, एंड इट फॉर्म्स अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये पहली बार जब सरकार बनाती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं, इस पार्टी के सहयोग से पहली बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। और इसके बाद ये इट आल्सो इमर्ज ए थर्ड फ्रंट इन द पॉलिटिकल ऑफ गुजरात आफ्टर इन द पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात आफ्टर 2022 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ये थर्ड फ्रंट के रूप में पार्टी का इमरजेंस भी होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है ये पॉलिटिकल पार्टी कब बनी, 26 नवंबर 2012। इस पार्टी के जो फिलॉसफी, किस विचारधारा पे पार्टी काम करती है, तो ये विचारधारा अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस के आधार पे काम करती है। पहली बार इस सरकार में आती है विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लोकसभा इलेक्शन बात करें 2019 की बात, तो इस पार्टी ने 1 सीट सिक्योर किया था लोकसभा के इलेक्शन में। यानी कि इसी आधार पे हम लोग हर पार्टीज के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, विचारधारा, फाउंडिंग ईयर, प्रमुख लीडर्स को। अरविंद केजरीवाल इसके प्रमुख लीडर हैं, आप लोग जानते भी होंगे। स्टार्ट करते हैं दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बीएसपी भी बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में अगर बात करें तो ये पार्टी बनती है 1984 में। 1984 में 1984 में इस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम।
जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक शानदार व्यक्ति थे, जो कि इनके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन होता है 1984 में। इस पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या से रिप्रेजेंट करती है और सिक्योर करती है किसको? द बहुजन समाज, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनकी सभी राइट्स को सिक्योर करना इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख मोटो है। एंड जिसमें कि बहुजन समाज, जिसमें कि दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी जो भी सेक्शन समाज में माइनॉरिटी में है, शोषित है, वंचित है, उन सबके राइट्स को दिलाना या फिर उनके प्रति, उनके हित में किए जाने वाले कार्यों को ये पार्टी अंजाम देती है, पार्टी काम करती है, उनके हितों को ध्यान में रखती है। इस पार्टी का प्रमुख मोटो यही है कि जितने भी बहुजन समाज हैं उनको पावर में सिक्योर करना, उनका रिप्रेजेंटेशन कराना, उनको राइट टू एवरीथिंग, हर चीज का अधिकार दिलाने का इस पार्टी का प्रमुख जो मैनिफेस्टो में जो चीजें हमको देखने को मिलती हैं। सो ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया ऑफ टीचिंग ऑफ साहूजी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड द बाबा साहब अम्बेडकर। ये लोग प्रमुख ये पार्टी जो इन लोगों की प्रमुख विचारधाराओं से प्रेरित है, और ये लोग इस मतलब ये पार्टी का जो प्रिंसिपल है, पार्टी के जो सिद्धांत है, वो लगभग इन लोगों के, जो बाबा साहब अम्बेडकर और महाराजा आपके साहूजी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन लोगों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर पार्टी अपने कार्य जो है करती है, अपनी फिलॉसफी की, इसी फिलॉसफी के अंतर्गत, इनकी दिए गए विचारों के अंतर्गत ये पार्टी अपनी क्रियान्वयन को कार्यों को संपन्न करती है। साहित्य stand for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and the oppressive people। जो भी दलित वर्ग के लोग हैं, जो ऑपरेसिव लोग हैं, उन सबके इंटरेस्ट को सिक्योर करना इस पार्टी का मोटो, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। एंड इट हैज इट्स मेन बेस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका मेन रूप से, मुख्य रूप से अगर आधार बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। यूपी में इसका आधारभूत व्यवस्था, इसको मतलब इस पार्टी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल हम बोल सकते हैं तो यूपी है। वर्तमान में ये अलग के जो नेबरिंग स्टेट है, जैसे कि मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी 3.63% वोट को गेन करते हुए साथ ही साथ 10 सीट को सिक्योर करके नेशनल पार्टी के रूप में आपकी अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लेती है। अगली पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसकी भी फाउंडिंग ईयर, प्रमुख लीडर्स और साथ ही साथ इसकी आइडियोलॉजी, इन पॉइंट्स पर हम लोग फोकस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये फाउंडेड इन 1980 बाय द रिवाइविंग द erstwhile भारतीय जनसंघ, फाउंड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। इस पार्टी का सबसे पहला जो नाम था वो था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। और इसका उस वक्त जो चुनाव चिन्ह था, जो सिंबल था, वो था जलता हुआ दिया। और वो इस वक्त 1951 में यानी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में इस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाउंडिंग हुआ था 1951 में। और इस पार्टी का जो पार्टी सिंबल था यानी भारतीय जनसंघ का, वो था ये, आप देख पा रहे होंगे, जो जलता हुआ दिया है। और साथ ही साथ बाद में इसी पार्टी को रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया। और ये कब होता है? 1980 में। यानी कि इस पार्टी का जो गठन है उसका श्रेय हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे सकते हैं। इस पार्टी का जो मुख्य मोटो क्या है? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज एंशिएंट कल्चर। भारत की प्राचीन संस्कृति को रिस्टोर करना या उस पर आधारित मॉडर्न इंडिया बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पार्टी का प्रमुख मैनिफेस्टो में, यानी इस पार्टी की प्रमुख विचारधाराओं में से एक है, जिसमें प्राचीन संस्कृति से सीखते हुए एक नए आधुनिक भारत का निर्माण करना इस पार्टी का प्रमुख मोटो है। एंड साथ ही साथ वैल्यूज, मतलब वही कल्चर और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय और मानवतावाद, इन दो विचारधाराओं पे भी ये पार्टी काम करती है। साथ ही साथ कल्चरल नेशनलिज्म, यानी जिसको हम लोग हिंदुत्व बोलते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। यानी कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का फाउंडिंग ईयर कौन है, प्रमुख लीडर कौन है, साथ ही साथ ये किस आइडियोलॉजी
के साथ काम करती है तो हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म और साथ ही साथ मानवतावाद, अंत्योदय, इन सभी विचारधाराओं पे पार्टी काम करती है। साथ ही साथ इस पार्टी का टारगेट और कुछ चीजें हो भी चुकी हैं, कुछ चीज अभी भी टारगेट में, यानी जैसे मैनिफेस्टो बोलते हैं, मैनिफेस्टो के अंतर्गत ये पार्टी अपने टारगेट के माध्यम से काम करती है। और इस पार्टी का जो टारगेट बेस्ड चीजें हैं वो क्या है? वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आप 370 आप जानते भी होंगे, धारा 370 आर्टिकल 370 वो आपका खत्म हो ही चुका है। साथ ही साथ आपका इंडिया में ये टारगेट इनका था ही। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाना भी इनके मैनिफेस्टो में शामिल है। एट टू फॉर ऑल पीपल लिविंग इन अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन द रिलीजियस कन्वर्जन। जो धर्म के आधार पे रिलीजियस कन्वर्जन होता है, जिसको हम लोग धर्मांतरण बोलते हैं, उसको रोकना, जम्मू कश्मीर का कंप्लीट जो है भारत में मिला देना, साथ ही साथ आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, इसके मैनिफेस्टो में ये प्रमुख चीजें हैं जिसके माध्यम से, जिस टारगेट पे सन्निहित होकर ये पार्टी कार्य करती है। रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना यानी कि धर्म के आधार पे जो धर्मांतरण होता है उसको पूरी तरीके से रोकना भी इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। इस पार्टी का जो सपोर्ट था शुरुआत में तो बहुत कम था, लेकिन 1990 के बाद इसका सपोर्ट बढ़ता है और ये उस वक्त जो है 1990 तक ये लगभग नॉर्थ और वेस्ट में ही और अर्बन एरिया में भारत के शहरी क्षेत्रों में ही इसका लिमिटेशन था। लगभग ये माना जाता भी था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो शहरी क्षेत्रों में ही सीमित है। गांव के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रादुर्भाव, पकड़, जो भी हम चाहे तो कर सकते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी जो है शहरों में थी एज वेल एज गांव में भी थी, गांव में पकड़ उसकी ज़्यादा थी। लेकिन भारतीय जनता के भारतीय यानी बीजेपी के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में ही सीमित थी। लेकिन द पार्टी जो है अपने सपोर्ट को साउथ तक बढ़ाती है, बाद में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू द रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसकी पकड़ पहुंचती है। और बाद में 1998 में ये पावर में आती है पहली बार अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोगों को पता भी होगा। और इसके बाद जिसमें कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरशिप के माध्यम से बीजेपी पहली बार 1998 में सरकार बनाती है, यानी कि फाउंडिंग 1951 से लेके 1998 तक का जो सफर था वो हमने देख लिया। इसके बाद इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 303 members in the 2019 लोकसभा इलेक्शंस, करंटली लीड्स टू द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये लगभग 2019 के इलेक्शन की बात करें, 14 में पहली बार सरकार बनी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, और 2019 में ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, पूरे 303 सीट के साथ एनडीए लीडिंग गवर्नमेंट के रूप में पार्टी उभर के सामने आती है। यानी कि सभी एस्पेक्ट को आपको नहीं याद रखना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का जो फाउंडिंग ईयर है, पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, काम करने का तरीका क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, इन सभी एस्पेक्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो लगभग उस पार्टी के बारे में आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। अगली पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो वो है सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सीपीआई से टूट के बनी हुई है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही टूट के बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सिज्म यानी कि लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म। बाद में इसमें से एक और गुट टूटता है जिसमें कि सीपीआई एमएल है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म। इन दोनों लोगों से, जो कार्ल मार्क्स आप सुने होंगे, लेनिन का नाम सुने होंगे, उनकी विचारधाराओं से प्रेरित ये पार्टी है। इस पार्टी के बारे में बात करें तो ये पार्टी 1964 में इसका फाउंडिंग होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1964 में पार्टी बनती है। ये पार्टी विश्वास करती है मार्क्सिज्म में और लेनिनिज्म में, और सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। यानी ये पार्टी जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखती है, साथ ही साथ साम्राज्यवाद और जो संप्रदायवाद है इन दोनों का विरोध भी करती है। इस पार्टी की प्रमुख ये जो है आइडियोलॉजी अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। साथ ही साथ एक्सेप्ट democratic election as a useful and helpful mean of securing the objective of socio-economic justice in India। socio-economic justice की भी ये political party बात करती है और enjoy strong support in West
बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड इन द इंटेलिजेंसिया। यानी कि इतने लोगों का, इतने प्रकार के लोगों का सपोर्ट भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मिलता रहा है लगातार। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो इसका वेस्ट बंगाल में एक बड़ा सपोर्ट लगभग 34 ईयर्स, अभी हम आगे देखेंगे कि 34 ईयर्स ममता बनर्जी की जो श्रीमती जो ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है, उस पार्टी का इंस्पिरेशन यहीं से है, आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय से थी। उसके अलावा केरला, त्रिपुरा और स्पेशली जो पुअर सेक्शन है, फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो मतलब जितने भी निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो सभी लोगों का सपोर्ट इस पॉलिटिकल पार्टी को शानदार रूप से मिला है। और जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी आपका एक शानदार रूप से आज भी बंगाल में जो है आप जानते हैं सरकार के बारे में सारी चीजें। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिक्स that follow the free flow of foreign capitals and the goods for the country। पूरे देश के लिए फ्री फ्लो की बात करते हैं, फॉरेन कैपिटल गुड्स की जितने भी सामान हैं उनका मुक्त प्रवाह हो सके, यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ये पार्टी सपोर्ट करती है कि शानदार तरीके से होने पाए। और ये पावर वेस्ट बंगाल में विदाउट अ ब्रेक ऑफ 34 ईयर, विदाउट एक बार भी बिना हारे ये पॉलिटिकल पार्टी 34 सालों तक, 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में शासन की लगातार ये पॉलिटिकल पार्टी। और इन 2019 लोकसभा इलेक्शन में ये लगभग 1.75% वोट को गेन करती है और साथ ही साथ 3 सीट को भी जीतती है। तो बहुत ज्यादा इसमें समझाने वाले पॉइंट्स नहीं है। आपको याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फाउंडिंग ईयर कौन है, किसमें विश्वास करती है, ये क्या इसका काम करने का जो सिस्टम है, साथ ही साथ शासन कब तक की, लगभग 34 सालों तक वेस्ट बंगाल में अभी भी आपका चल ही रहा है। 19 के इलेक्शन में ये 1.75 वोट और साथ ही साथ 3 सीट के साथ सरकार में बनी हुई है। ये थी पार्टी CPIM। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं INC। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग भारत की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में भी जानते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी इसको हम लोग पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वही आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है। बात करें अगर इस पार्टी की, तो ये पार्टी को हम पॉपुलरली जानते हैं कांग्रेस पार्टी के रूप में, और ये देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड है। देश की तो है, वर्ल्ड की भी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। फाउंडेड इन 1885, हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स। ये इस पार्टी का जो गठन होता है वो होता है 1885 में, यानी 1885 में एक ब्रिटिश जो ऑफिसर था जिसका नाम था एओ ह्यूम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन होता है 1885 में। और उसके बाद से लेकर अब तक इस पार्टी ने तमाम स्प्लिट्स को देखा है, अनुभव किया, मतलब बहुत सारा इसका टुकड़ा हुआ, बहुत सारे खंड खंड इस पार्टी के हुए। यानी इसी पार्टी में से आपके NCP बने, NPP बने, यानी तमाम चीजें इस पार्टी से स्प्लिट की बात की जा रही है। सो इस पार्टी ने प्ले किया डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। यानी भारत की आजादी से लेके लंबे समय तक इस पार्टी ने डोमिनेंस किया है देश पे, देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया देश पे। इस पार्टी की सरकार लगातार रही है। और इस पार्टी की अगर बात करें अगले एस्पेक्ट की, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी स्टार्ट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। यानी कि मॉडर्न और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा देखने को मिलती है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये बातें कही जा रही हैं। रूलिंग पार्टी द सेंटर विल टिल 1970, यानी आजादी के बाद से लेकर 1977 में पहली बार एक पार्टी आती है जो थोड़ा सा नॉन कांग्रेस पार्टी के रूप में आती है, लेकिन जल्द ही 1980 से 1989 तक फिर से कांग्रेस पार्टी आ जाती है। यानी कांग्रेस पार्टी लगभग 1990 तक, पूरी आजादी से लेकर 1990 तक लगातार उसका शासन रहता है। बीच में 1977 में एक पार्टी आती है, थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, लेकिन आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइन। इसका सपोर्ट जो होता है 1989 बोले या आफ्टर 1990, फेडरलिज्म में आपने पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रैक्टिस उस वक्त पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसकी वजह से फेडरलिज्म की शानदार प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। लेकिन जब सेंट्रल की पावर कमजोर होती है आफ्टर 1990s, तो फेडरलिज्म को प्रमोशन मिलता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि हम फेडरलिज्म में ऑलरेडी पढ़े भी हैं। सो
इसका सपोर्ट डिक्लाइन होता है, लेकिन जो इट्स कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन और सेंट्रिस्ट पार्टी। इस पार्टी को सेंट्रिस्ट पार्टी बोलते हैं। सेंट्रिस्ट क्या होता है, ना ये राइटिस्ट पार्टी है ना लेफ्टिस्ट पार्टी है। लेफ्टिस्ट पार्टी, राइटिस्ट पार्टी आप जानते हो जो लेफ्ट की विचारधाराओं से जो प्रभावित होती है, और राइटिस्ट मतलब जो आपकी ये हिंदुत्व वाली विचारधारा वाली जो पार्टी है इसको हम लोग राइटिस्ट पार्टी बोलते हैं। लेफ्टिस्ट जो कम्युनिज्म में जो विश्वास करते हैं, कम्युनिज्म साम्यवादी विचारधाराओं से ग्रसित जो पार्टी होती है, जो साम्यवादी विचारधारा को रखती है उसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, उसको लेफ्टिस्ट पार्टी बोलते हैं। जो ये कंजर्वेटिव विचारधारा यानी जो भारत की जो प्राचीन व्यवस्थाओं को सर्कुलेट करना चाहती है, ऐसी पार्टी को, ऐसी विचारधारा को राइटिस्ट पार्टी बोलते हैं। और जो दोनों विचारधाराओं के बीच में होता है उसको सेंट्रिस्ट पार्टी कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को हम लोग सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में भी कंसीडर करते हैं। इसका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, इस पार्टी ने स्पाउस किया है सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी, यानी कि ये हमेशा माइनॉरिटी को, वीकर सेक्शन को ये पार्टी लगातार समर्थन करती है, उनकी बातों को लगातार रखती है। इसका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है विथ ह्यूमन फेस, एक शानदार पहल होती है कि हमेशा इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करती है लेकिन विथ ह्यूमन फेस, ये नहीं कि ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया जाए। सो लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए, कल हमने बात किया था एनडीए और यूपीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये यूनाइटेड एनडीए के अंतर्गत आपकी जो है बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, और आपका जो है यूपीए के अंतर्गत आप जानते होंगे कांग्रेस का व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो यूपीए के माध्यम से 2004 से लेकर 14 तक, 2004 2014 टू 2004 टू 2014 आपका गवर्नमेंट मतलब यूपीए के अंडरशिप, लीडरशिप ऑफ यूपीए में कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 14 तक चली। उसके बाद आपकी बीजेपी गवर्नमेंट जो कि एनडीए लीडेड गवर्नमेंट है, यानी कि एनडीए के माध्यम से नई सरकार बनती है, यूपीए चलती है 4 से लेकर 14 तक, फिर 14 से लेकर अब तक जो है आपका एनडीए रूल्ड गवर्नमेंट है जिसमें बीजेपी का गवर्नेंस हमको देखने को मिलता है। और फाइनली लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में इस पार्टी ने 19.5 यानी 19.5% वोट को गेन करती है, साथ ही साथ 52 सीट ये पार्टी गेन करती है। ये रही इस पार्टी के बारे में प्रमुख जानकारियां। लास्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एनपीपी, जिसका ये आप देख सकते हैं सिंबल देख सकते हैं, चुनाव चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, बुक है। अगर बात करें इस पॉलिटिकल पार्टी की तो ये पॉलिटिकल पार्टी 2013 में बनती है जो कि एनसीपी से निकली, एनसीपी से निष्कासित आपकी जो शरद पवार वाली जो पार्टी है उस पार्टी में से ही स्प्लिट आउट हुआ है इस पार्टी का, जिसको हम लोग एनपीपी बोलते हैं, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका फॉर्मेशन 2013 में आपका होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा जो कि मेघालय के इस पार्टी की अगर बात करें सेंट्रलाइजेशन की तो इस पार्टी मुख्य रूप से मेघालय में ही केंद्रित है। और इस पार्टी का जो गठन होता है जुलाई 2013 में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा के अंतर्गत होता है। और ये पहली वो पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, यानी पूर्वोत्तर भारत की वो पहली पार्टी है जो हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, जो कि 2019 में नेशनल पार्टी का स्टेटस पाती है, यानी पूर्वोत्तर की वो पहली पार्टी है। कौन? एनपीपी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा पाती है। ये पार्टी बिलीव करती है डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस एंड रीजन हैव द डिफरेंस डेवलपमेंट एंड चैलेंज। इन तमाम चीजों के प्रति वो कार्य करती है, इन सभी चीजों में विश्वास करती है। बात करें इसकी कोर फिलॉसफी की तो पार्टी का जो मुख्य फोकस है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे है। किसके लिए? टू ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा और बेरोजगार देना इस पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख फिलॉसफी, यानी इस फिलॉसफी पे पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। एंड इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज प्रेजेंस इन मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द लोकसभा इलेक्शन। आपकी ये पार्टी मेघालय में तो है ही, साथ ही साथ और भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें भी इसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों में इस पार्टी की जो है प्रेजेंस देखने को मिलती है। और साथ ही साथ 2019 के इलेक्शन में एनपीपी ने सिक्योर करती है 1 सीट और लोकसभा के इलेक्शन में 1 सीट सिक्योर करती है एनपीपी लोकसभा के 2019 वाले इलेक्शन में। यानी कि हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी
क्या होती है, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत उसके हमने शुरुआत से जो मीनिंग, फंक्शन, व्हाई शुड बी नीड पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, साथ ही साथ इसके पढ़ते पढ़ते हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ा, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है इसको पढ़ा, और उसके अंतर्गत कितनी पॉलिटिकल पार्टी को एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर किया गया है, तो 6 पॉलिटिकल पार्टी है। उन सबके बारे में फाउंडिंग ईयर, प्रमुख लीडर्स, उनकी फिलॉसफी को हम पढ़ते हुए अब हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अगले सेशन में कि स्टेट पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है और कितनी स्टेट पार्टीज हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं इन सभी राज्यों की प्रमुख स्टेट पार्टीज के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिल रहा है। तो कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टेट पार्टी और उसके सभी प्रमुख एस्पेक्ट। तो आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लगभग जो की एस्पेक्ट है उसको आप समझ पाए होंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।